नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज इस इसरो एकेडमी के मंच पे दोबारा आपका स्वागत है। आज जो है हम बचे हुए टैक्सेशन सिस्टम को समाप्त करेंगे। देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है ये, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूँ, वैट। ठीक है, समझिए अब हम इसको खत्म करने के नज़दीक आ चुके हैं। ये अब अंत में बचा हुआ है वैट क्या है और जीएसटी क्या है। मैंने कहा था जब मैं सारे टैक्स को पढ़ा दूंगा तो अंत में आऊंगा वैट और जीएसटी पर कि आखिर वैट क्यों लाया गया, जीएसटी क्यों लाया गया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये वैट है, क्योंकि देखिए बिना वैट को समझे जीएसटी नहीं समझ पाएंगे। बिना वैट को समझे हम जीएसटी नहीं। हाँ देखिए, थोड़ा ध्यान रखिए कि मैं यहाँ कुछ जीएसटी कैसे निकालना है, क्या करना, वो अलग का मुद्दा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक सामान्य तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर वैट आया, फिर वैट के बाद जीएसटी क्यों आया। देखिए भारत में कर सुधार की प्रक्रिया चल रही है, तो उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ये सब आते आते हम पहुंचे वैट से, फिर वैट से हम पहुंच गए जीएसटी पर। तो आज हम समझेंगे वैट होता क्या है। देखिए तो पहले वैट को समझने से पहले हम वैट का इतिहास समझ लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है। देखिए वैट क्या फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए तो वैट का फुल फॉर्म होता है, मैं यहां लिख देता हूं, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अब जरा ये समझिए भारत में क्यों लाया गया, कब लाया गया, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हमें समझना वैल्यू एड का मतलब, हिंदी में कहते हैं इसको मूल्यवर्धन कर। मूल्यवर्धन कर। देखिए इस वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। जब मैं आपको नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा ना तो उसमें भी वैल्यू एड का इस्तेमाल होता है कि वैल्यू एड कितनी हुई। तो पहले वैल्यू एड समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्हें मूल्यवर्धन या वैल्यू एड का मतलब नहीं समझ में आता। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मैंने कोई प्लास्टिक, जैसे मान लीजिए मैंने कॉटन खरीदा है ना, या मान लीजिए मैंने कोई प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक खरीदा मैंने कितने में, 100 रुपए में। प्लास्टिक खरीदा मैंने 100 रुपए में। अब मैंने इस प्लास्टिक से बाल्टी बनाई, तो जब मैंने प्लास्टिक से क्या बनाया, बाल्टी बनाया। तो जब मैंने इसमें प्लास्टिक से बाल्टी बनाया तो इसमें वैल्यू ऐड कर दिया। यानी मैंने प्लास्टिक खरीदा 100 रुपए में और मैंने इस प्लास्टिक से बाल्टी बनाया, तो मैंने इसमें वैल्यू ऐड किया है। और मैं इस वैल्यू ऐड की, यानी जो अपनी मेहनत मैंने ऐड की है, जो प्लास्टिक को बाल्टी में कन्वर्ट किया है, इसी को हम वैल्यू ऐड बोलते हैं। कि आपने किसी वस्तु के स्वरूप को एक किसी प्रक्रिया से या किसी क्वालिटी से चेंज कर दिया। तो मैंने जो प्लास्टिक से बाल्टी बनाई तो ये बाल्टी बनना वैल्यू ऐड हो गया। अब हो सकता है मैं इस वैल्यू ऐड, यानी हो सकता 100 रुपए की बाल्टी हो, मुझ पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया कितना, 10 रुपया। तो 100 रुपया दाम बाल्टी का 10%, सॉरी 10 रुपये मान लीजिए गवर्नमेंट, मैं परसेंट नहीं सीधे रुपये बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने 10 रुपये टैक्स लगाया, तो ये कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। लेकिन इस 110 रुपये में मैंने जो वैल्यू ऐड किया है उसको भी जोड़ूंगा। जैसे मान लो मान लिया कि मैंने पूरा 90 रुपये का वैल्यू ऐड किया, तो अब मैं 90 रुपये जोड़ दूंगा, तो कितना हुआ, यानी कि अब इस वस्तु की प्राइस हो गई 200 रुपये। जरा फिर समझिएगा वैल्यू एड का मतलब क्या हुआ। मैं आपको फिर समझाता हूँ वैल्यू एड का मतलब क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। पहले मैं आपको उस टर्म का मतलब बताऊं कि वैल्यू एड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपने खरीदा 100 रुपए और गवर्नमेंट ने इस पर 10 रुपए क्या लगा दिया, टैक्स। तो अब ये प्लास्टिक आप पे पड़ी कितनी, 110 रुपए की। कितनी पड़ी, 110 रुपए की। और इसी प्लास्टिक से आपने बाल्टी बनाया, तो बाल्टी मतलब आपने प्लास्टिक को कन्वर्ट किया बाल्टी में, तो आपने वैल्यू ऐड कर दिया, मूल्यवर्धन कर दिया। तो मैंने मान लीजिए इस प्लास्टिक से बाल्टी बनाया, तो अब बाल्टी का प्राइस क्या होगा, 110 रुपए पहले मैं लूंगा, क्योंकि 100 रुपए मैंने खरीदा, 10 रुपए टैक्स दिया, और प्लस मैंने मान लीजिए जो उसमें वैल्यू ऐड किया, जो मैंने बाल्टी बनाया है उसका मैंने मूल्य रखा 90 रुपए, क्योंकि मैंने उसमें अपनी मेहनत ऐड की है, वैल्यू ऐड की है। तो मान लीजिए मैंने वैल्यू ऐड का जो बाल्टी बनाया, नहीं वैल्यू ऐड किया, उसका रखा प्राइस कितना, 90 रुपया।
तो ये कुल मिला के हो गया 200 रुपये। नहीं, अब ये बाल्टी 200 रुपये की पड़ेगी। ये बाल्टी 200 रुपये क्यों हो गई? क्योंकि मैंने 100 रुपये में खरीदा, 10 रुपये टैक्स दिया और 90 रुपया अपना वैल्यू ऐड किया है। क्योंकि मैंने बाल्टी, प्लास्टिक से बाल्टी बनाया है तो उसमें वैल्यू ऐड किया है। तो इस प्रकार अब ये बाल्टी पूरी हो गई 200 रुपये की। तो वैल्यू ऐड मतलब क्या होता है कि जब हम किसी रॉ मटेरियल को, जैसे मान लीजिए कॉटन है, कॉटन से मैंने धागा बनाया, तो कॉटन से धागा बनाया तो ये वैल्यू ऐड हो गया। समझिएगा, कॉटन है ना, कॉटन से मैंने क्या बनाया? धागा, थ्रेड। तो धागा क्या बना? वैल्यू ऐड हो गया। या मान लीजिए कॉटन से मैंने क्लॉथ बनाया, कॉटन से मैंने क्या बनाया? क्लॉथ बनाया, कपड़ा बनाया। तो कपड़ा बनाना क्या हो गया? नहीं, वैल्यू ऐड हो गया, वैल्यू ऐड किया। प्लास्टिक से बाल्टी बनाया, बाल्टी बनाया, बकेट, तो ये क्या हो गया? ये वैल्यू ऐड हो गया। आटा, आटा को किस में किया कन्वर्ट? ब्रेड में, तो ब्रेड क्या हो गया? वैल्यू ऐड हो गया। तो पहले आप समझेंगे वैल्यू ऐड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज में कुछ मेहनत करके या जब हम कच्चे माल से बनाते हैं एक प्रोडक्ट, तो होता है वैल्यू ऐड करना, है ना। तो पहले आप समझेंगे ये सब वैल्यू ऐड है, प्लास्टिक से बाल्टी, कॉटन से क्लॉथ, आटे से ब्रेड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू ऐड समझ गए ना कि अपने द्वारा कुछ उस वस्तु या उस चीज को कन्वर्ट बनाना या प्रोडक्ट बनाना जिसमें आपने अपनी मेहनत दी है। तो आपने जो मेहनत दिया है उसमें आपने वैल्यू ऐड किया है, तो उस वैल्यू ऐड का भी प्राइस लेंगे आप, ठीक है। तो आप समझेंगे, पहले मैंने आपको समझाया कि वैल्यू ऐड होता क्या है, ये आप दिमाग में रखेंगे कि वैल्यू ऐड का मतलब क्या हुआ। तो आगे बहुत सी बातें समझेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब पहले समझते हैं वैट की थोड़ा कहानी पढ़ लेते हैं कि वैट है क्या। वैट है वैल्यू एडेड टैक्स। अभी मैंने टैक्स निकालना बताया नहीं है, खाली मैंने बताया कि वैल्यू एड का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो पहले हम वैट का इतिहास समझ लेते हैं। देखिए, वैट सबसे पहले 1918 में जर्मनी में लागू हुआ था। कहाँ? जर्मनी में। सबसे पहले 1918 में कहाँ लागू हुआ था? जर्मनी में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1918 में ये लागू हुआ था, ठीक है। कब? 1918 में जर्मनी में लागू हुआ था। लेकिन देखिए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, है ना। ये जो वैट है ये सफल नहीं हो पाया, तो जर्मनी में सफल नहीं हो पाया। इसको सफलतापूर्वक सबसे पहले 1954 में कौन लागू किया? फ्रांस। तो यहां ध्यान रखेंगे कि 1918 में इसे जर्मनी ने लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। सफलतापूर्वक कौन लागू किया इसको? जर्मनी ने, फ्रांस ने लागू किया। तो आपको फ्रांसी बोलना है। जर्मनी ट्राई किया था मगर लागू नहीं कर पाया, आपको एक्चुअल में फ्रांस ही कहना है। अब देखिए, सवाल है वैट का कॉन्सेप्ट दिया कौन था? वैट का कॉन्सेप्ट 1918 में F1 सीमेंस ने दिया था। तो वैल्यू एडेड टैक्स है जिसे हम मूल्यवर्धन कर कहते हैं। इस वैट का कॉन्सेप्ट दिया था F1 सीमेंस ने। ये नाम ध्यान रखिएगा भैया, F1 सीमेंस थे, इन्होंने दिया था। तो यहां 3 पॉइंट आप ध्यान रखना। सबसे पहले कहां लागू हुआ? 1918 में जर्मनी में, लेकिन वो जर्मनी को पहला नहीं मानते क्योंकि वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद लेकिन सफलतापूर्वक कहां लागू हुआ? फ्रांस में। तो इसीलिए सफलतापूर्वक हम कहां बोलते हैं? फ्रांस में बोलते हैं। कहां बोलते हैं? फ्रांस में। हाँ, वैट का किसने किया प्रतिपादन? F1 सीमेंस ने किया था प्रतिपादन। यानी वैट का जो कॉन्सेप्ट दिया था F1 सीमेंस ने दिया था, लेकिन बाद में इसे मॉरिस लॉरे, नाम थोड़ा टफ है, मॉरिस लॉरे ने विकसित किया। कॉन्सेप्ट दिया F1 सीमेंस ने, लेकिन इसको किसने डेवलप किया? मॉरिस है, लॉरे। तो मॉरिस लॉरे थे, उन्होंने इसको डेवलप किया। तो 2 नाम है। इसको किसने दिया था कॉन्सेप्ट को? इस कॉन्सेप्ट को दिया था F1 सीमेंस ने, ठीक है, F1 सीमेंस। और इसको बाद में डेवलप किसने किया? मॉरिस लॉरे ने इसको डेवलप किया।
हाँ, अब सवाल है भारत में पहली बार, यानी पूरे भारत में पहली बार, मैं सारे भारत के राज्यों की बात कर रहा हूं, ये पहली बार जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 में, यानी वैट सिस्टम। अभी मैं वैट सिस्टम क्या नहीं है, वैट सिस्टम क्या है ये नहीं बताऊंगा, मैं खाली वैट से संबंधित फैक्ट बता रहा हूं। ये पहले सबसे पहले आया था 2005 में। कब? 1 अप्रैल 2005 में। और लेकिन हरियाणा वो पहला राज्य था जिसने 2003 में ही इसको लागू कर दिया था। समझिए, अगर राज्यों की बात की जाए तो पूरे भारत के राज्यों में जो वैट का सिस्टम है ये 2005 में आया। हाँ, लेकिन हरियाणा वो पहला राज्य था जिसने इसको 2003 में ही लागू कर दिया था। तो यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि वैट, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। चूंकि वस्तुओं पे लगता है तो इनडायरेक्ट है। तो ये जो टैक्स है 2005 में सबसे पहली बार लगा था। कहां? पूरे भारत में। लेकिन इससे पहले अगर कहा जाए कि सबसे पहले कौन सा स्टेट लगाया, तो हरियाणा ने लगाया था 2003 में। हाँ, लेकिन यह एक चीज है, ये जो वैट सिस्टम है इसका इस्तेमाल 2005 के पहले भी किया गया था। हाँ, लेकिन जब भी आए कि पूरे भारत में वैट कब लगा तो आप 2005 ही बोलेंगे। हाँ, लेकिन अगर यह कौन सा राज्य पहले लगाया था तो लगाया किसने? हरियाणा ने लगाया था। अब देखो, अब आप ये वैट को मैंने बताया मेन बातें हैं, ठीक है। सबसे पहले कहां लगा? फ्रांस में। जर्मनी है, मगर जर्मनी असफल हो गया तो फ्रांस मानते हैं सफलतापूर्वक सबसे पहले। F1 सीमेंस थे, मॉरिस लॉरे ने इसे डेवलप किया, थोड़ा और डेवलप किया इस टैक्स को और इसको मॉडिफाई किया। भारत की बात करें 2005 है, लेकिन हरियाणा ने 2003 में लगा दिया था पहले ही। अब समझो, कहेंगे सर ये वैट आप बोल रहे हैं, ठीक है, ये वैट है क्या? लेकिन एक चीज यहां बता दूं, थोड़ा सा आज चूंकि अब मैं अंतिम की तरफ बढ़ रहा हूं, ये मेरा 7वां लेक्चर है टैक्सेशन का, सोच लीजिए 7वां लेक्चर है, और इसके बाद सिर्फ बचेगा जीएसटी, फिर खत्म, ठीक है। तो अब समझिए जो वैट है, ये समझेंगे कि सर ये वैट जो आप बता रहे हैं ये होता क्या है। देखिए, इस वैट सिस्टम का प्रयोग एक बार और भी किया जा चुका है इंडिया में 2005 से पहले, मैं अभी बताऊंगा कब। हाँ, लेकिन जब भी आए इंडिया में कब लगा तो 2005 ही बोलेंगे। लेकिन 2005 के पहले भी इसका इस्तेमाल किया गया था, इस वैट सिस्टम का, यानी 2003 में तो इसको इस्तेमाल किया था हरियाणा ने, लेकिन उससे भी पहले वैट का सिस्टम इस्तेमाल हुआ था। मैं बताऊंगा कैसे। पहले हम वैट को समझ लेते हैं क्या है, थोड़ा सा इस पे हम चलेंगे, ठीक है। हाँ, और सुन लो, कभी कभी ये भी पूछा था किस कमेटी के सिफारिश पे वैट लगा था, तो देखिए राजा जे चलैया, ये ध्यान रखिएगा, राजा जे चलैया समिति। कौन सी समिति है? राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पर यह वैट लगाया गया था। ध्यान रखिए, राजा जे चलैया समिति की सिफारिश पर वैट को लगाया गया था। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन समिति थी? राजा जे चलैया। अब हम लोग बात करेंगे कि चलिए फैक्ट वाली बातें आप जान गए कि वैट सबसे पहले कहां लगा, इंडिया में कहां लगा, सबसे पहले किस राज्य में लगा। थोड़ा वैट सिस्टम को हम समझते हैं क्या है, ठीक है। वैट सिस्टम को हम समझते हैं क्या है। देखिए, वैट थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है, आप परेशान नहीं होंगे। मैं बताऊंगा जब वैट नहीं था तो क्या प्रभाव था, वैट लगने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा। अब आप समझिए, कहोगे सर वैट क्यों पढ़ा रहे हैं? वैट को बिना समझे आप जीएसटी नहीं समझ सकते, क्योंकि जो जीएसटी है वो भी वैट सिस्टम पे आधारित है, और जीएसटी और वैट में ज्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर है, वो हम आप जब वैट पढ़ लोगे तो समझ पाओगे, क्योंकि बिना वैट को पढ़े जीएसटी नहीं समझा जा सकता। अब हम बात करते हैं जब वैट नहीं था। जब वैट नहीं था तो क्या था, आप समझिए। देखिए, मैं एक एग्जांपल लिया हूं, ये एग्जांपल लिया जाता है समझाने के लिए, गेहूं आटे का या कपड़े का या धागे का, क्योंकि देखिए आप ये जानते हैं कोई भी उत्पाद कच्चे माल से बनता है, और जब वो हम तक पहुंचता है तो वो अंतिम उत्पाद हो जाता है। जैसे मान लीजिए आटा है, तो आटा हुआ मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट गुड्स, और आटे से बना दिया केक, केक हो गया क्या, फाइनल गुड्स। समझेंगे? तो वैसे भी बहुत से उत्पाद होते हैं जो पहले ही चरण में खत्म हो जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली हर उत्पाद को बनने के कई चरण होते हैं, यानी एवरी प्रोडक्ट पासेस फ्रॉम वेरियस स्टेज। हर एक उत्पाद कई चरणों से गुजरता है। तो पहले हम इसको समझेंगे कि जब वैट नहीं था तो हमारे भारत की स्थिति क्या थी, कैसे टैक्स लगते थे। और इन सब के पहले आपको पता है बिक्री कर था,
उत्पाद कर था वो सब मैंने आपको बता दिया है, एक्साइज ड्यूटी क्या है सब बता दिया है। तो यही सब टैक्स लगते थे। अब जैसे मान लीजिए, समझिए, ये सिंपल सी बात है, थोड़ा मैथ है। जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं से मैंने आटा बनवाया, आटा से बना ब्रेड, ब्रेड से बना केक। तो केक हो गया क्या? केक हो गया क्या? अंतिम उत्पाद। क्या हो गया? अंतिम उत्पाद, यानी फाइनल प्रोडक्ट हो गया। केक क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट। और ये जो सारे प्रोडक्ट हैं इनको बोलेंगे मध्यवर्ती उत्पाद, यानी इंटर क्या, इनको क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती उत्पाद, इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये सारी वस्तुओं को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कौन से उत्पाद? मध्यवर्ती उत्पाद। और केक क्या है? अंतिम उत्पाद। ठीक है, अब जरा समझिए, देखिए आप समझिएगा। जैसे हमारे गेहूं है, मान लीजिए गेहूं की प्राइस कितनी है, थोड़ा मैथमेटिकल है, 100 रुपए मान लीजिए। अब सर मान लेते हैं, इसमें से आपको मानना ही है। मान लीजिए सरकार ने, जैसे गेहूं मैंने लिया, अब गेहूं पर गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स कितना, हालांकि टैक्स वैसे नहीं लगता है एग्रीकल्चर पर, लेकिन थोड़े समय के लिए मान लेते हैं। सरकार ने गेहूं पर लगाया टैक्स कितना? 10 रुपए। तो अब इसका जो प्राइस हो गया फाइनल कितना हो गया? 110 रुपए। अब मैंने गेहूं खरीदा 110 रुपए में, और उस गेहूं से मैंने वैल्यू ऐड किया, मतलब आटा बनवा दिया। आटा बनवाना वैल्यू ऐड करना होता है, अभी बताया था। आटा बनवाया, अब 110 रुपए मैंने गेहूं खरीदा, आटा बनवा दिया, ठीक है। और उस आटे को मुझे कितना लगा? 200 रुपए लगा। कितना लगा? 110 रुपया लगा, और प्लस मैंने इसमें 90 रुपया जोड़ दिया अपनी मेहनत, तो कितना हो गया? 200 रुपए। अब ये 200 रुपए पूरा हो गया क्या? आटा। अब इस 200 रुपए पर 10% फिर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, कितना हुआ? 20 रुपए। अब मैंने फिर उस आटे से क्या बनाया? फिर वो आटा मैंने किसी और को दिया, उसने क्या बनाया? ब्रेड। अब ये जो ब्रेड है, इस ब्रेड को मैंने कितने बनाया? 600 में। इस पर कितना लगा टैक्स? 10%, 60 रुपया। तो ये जो मैंने टैक्स माना है, टैक्स मैंने 10% ही माना है। अब आप जरा समझिएगा, गेहूं से बना आटा, आटा से बना ब्रेड, ब्रेड से बना केक। 100 रुपए था, इस पर 10% टैक्स 10 रुपया। इसको मैंने फिर 200 रुपए में पूरा आटा बनाया, तो कितना बड़ा टैक्स? 20 रुपया लगा दिया टैक्स सरकार ने। फिर इस आटे को मैंने किस में कन्वर्ट किया? ब्रेड में। तो आटे वाला, जो आटा जिसने खरीदा उसने बना दिया ब्रेड। ब्रेड कितने का बना? 600। 600 पे कितना टैक्स? 60 रुपए लग गया, क्योंकि ये टैक्स कितना है? 10% ही है। अब जरा आप समझिए, गेहूं से बना आटा 100 और टैक्स दिया मैंने 10 रुपए, यानी 10% टैक्स लगा रही है। मान लो इसको थोड़े समय के लिए ये आपका उत्पाद शुल्क है, बिक्री कर है, सॉरी एक्साइज ड्यूटी है, उत्पाद शुल्क। आप ये जानते हो ना कि उत्पाद शुल्क किस पे लगता है? उत्पाद शुल्क लगता है जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, देश के अंदर आप कुछ उत्पादन करते हो, तो उस पर उत्पाद शुल्क लगता है। तो मैंने ये मान लिया है कि सरकार 10% उत्पाद शुल्क वसूल रही है। अब जब मैंने गेहूं पर 100 रुपए का गेहूं लिया, उस पर 10% सरकार ने टैक्स लगा दिया। फिर मैंने गेहूं से आटा बनाया, आटा कितने का पड़ा? 200 रुपए का। इस पर कितना टैक्स पड़ गया? 200 का 10। फिर सरकार ने कहा नहीं, फिर टैक्स लगाएंगे 10%, तो कितना टैक्स लगा? 20 रुपए। अब सोचिए, ऑलरेडी इस आटे में गेहूं जो है मिला हुआ है, जरा दिमाग लगाइएगा, इस आटे में गेहूं मिला हुआ है, और जब गेहूं 100 रुपए का था, जब गेहूं 100 रुपए का पड़ा, तो उस पर 10 रुपया टैक्स लगाया सरकार ने। और फिर जब इसी गेहूं से आटा बन रहा है 200 रुपए में, कितने में? 200 रुपए में जब इस गेहूं से आटा बन रहा है, तो इस गेहूं पर दोबारा टैक्स लग गया, जो कि 20% का टैक्स, जो कि 10% फिर लग गया टैक्स। कितना हुआ? 20 रुपए। अब जब आटे से ब्रेड बनाया, तो पूरा ब्रेड बनाने में कितना लगा? 600 रुपए। अब इस ब्रेड में आटा पहले से है, यानी टैक्स हमने आटे पे टैक्स पहले से दिया है, लेकिन जब उसी आटे से बना ब्रेड, तो इस पर गवर्नमेंट ने फिर लगा दिया टैक्स कितना? 10%। तो कितना दिया? 60 रुपए। अब आप देख रहे हैं कि एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स लग रहा है, यानी इसी गेहूं पर यहां भी टैक्स लगेगा, क्योंकि गेहूं से बना आटा। फिर जब आटे से बनाया ब्रेड आपने 600 रुपए का, कितने का बना ब्रेड? 600 रुपए का, तो उस पर गवर्नमेंट ने लगा दिया टैक्स कितना? 60 रुपए। यानी 600 रुपए पर गवर्नमेंट ने 10 रुपए टैक्स लगाया, यानी 60 रुपए टैक्स आया। तो आप ये समझ रहे हैं, इस ब्रेड में ऑलरेडी पहले से गेहूं आटा है, तो गेहूं आटे पर फिर आप टैक्स पे कर रहे हो इस ब्रेड के माध्यम से।
फिर ब्रेड से बना केक, केक कितने में आपने बेचा? 900 रुपये। जब आप केक को 900 रुपये में बनाए हैं तो सरकार ने इस पर 10% फिर टैक्स लगा दिया, कितना? 90 रुपये। तो ऑलरेडी केक में गेहूं, ब्रेड, आटा पहले से मिले हुए थे, जिन पर टैक्स ऑलरेडी 10 रुपये 20 रुपये दिया जा चुका है, लेकिन जब केक आप खरीद रहे हो तो उस पर भी टैक्स दे रहे हो। तो ये एक समस्या है कि देखिए, आमतौर पर आपने कितने रुपए का टैक्स पे किया? 20, 10, 30, 6, 3, 9, 9, 2.5, आपने कुल 180 रुपये टैक्स पे किया, और ये 1800 रुपये वस्तु का दाम, ये पूरा केक का दाम पड़ा। यानी कि आप इस गेहूं पर यहां भी टैक्स दिए हो, आटा खरीदे तब भी टैक्स दिए हो, ब्रेड खरीदे तब भी टैक्स दिए हो, केक खरीदा तब भी टैक्स दिए हो। यानी इस आटे पर आपने टैक्स दिया है कब? जब आपने खरीदा ब्रेड, और जब खरीदा आपने केक, क्योंकि आटा पहले से मिला हुआ है। फिर आपने खरीदा केक, तो उस केक में गेहूं, आटा, ब्रेड पहले से मिला हुआ है, तो इस केक पर तो टैक्स लग रहा है। यानी आप इन सब वस्तुओं पर कई बार टैक्स दे रहे हो, और ये सारा भार आता था उपभोक्ता पर। 180 रुपये आप पे टैक्स का बर्डन आएगा, यही सरकार को 180 रुपये टैक्स, और यही 180 रुपये जब वस्तु में जुड़ेंगे तो वस्तु का दाम क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स लगता है तो इसे हम कहते हैं कौन सा इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट, ध्यान रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एक ही वस्तु पर बार बार कर लगता है तो उसे हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। जरा समझना, उसी गेहूं पर, उसी गेहूं पर आपने टैक्स दिया, और जब आटा बनाया तो टैक्स दिया, आटे से ब्रेड बनाया तो टैक्स दिया, कहीं ना कहीं गेहूं, आटा, ब्रेड में भी है। फिर उस ब्रेड से केक बना तो उस केक में भी गेहूं, आटा, ब्रेड है, फिर आपने टैक्स भर दिया। तो एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स देते हैं। तो जब एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स लगता है तो उसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है। जब एक ही वस्तु पर आप बार बार टैक्स भरते हो तो उसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अब ऐसा सिस्टम था वैट के पहले। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट से बचने के लिए क्या किया गया? एक सिस्टम निकाला गया, इसे कहते हैं वैट। अब समझो वैट कैसे लगता है, समझ जाओ। अंतर दिखना आपको, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। अंतर क्या है? देखो, ये आपसे पूछेगा नहीं कैसे लगता है, बस मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि वैट है क्या। वैट नहीं था तो क्या था? देखो, वैट नहीं था तो देखो, जब वैट नहीं था तो टैक्स का बर्डन कितना था? 180 रुपये टैक्स। अब वैट लगने के बाद क्या होगा अभी आप देखेंगे। देखो, वही गेहूं है, 100 रुपये प्राइस है, 200 अंबिका, 600 अंबिका, 900 अंबिका। अब वैट क्या कहोगे सर? अब जरा बताइए क्या है। देखो, वैट कैसा टैक्स है? अब सरकार का ही डिवाइड ठीक है, अब हम वैल्यू एड पे टैक्स लगाएंगे। कहोगे वैल्यू एड कैसे होगा? समझिए, अब वस्तु पे नहीं लगेगा, वैल्यू एड पे ले। जैसे 100 रुपये मान लीजिए गेहूं है, 100 रुपये मान लीजिए गेहूं है, तो इसमें मान लीजिए आपने 100 रुपये का ही लगाया, कुछ वैल्यू खरीदा, मेहनत किया, उसको धोया होया, मतलब वैल्यू एड किया, तो ये हुआ वैल्यू एड 100 रुपये। तो अब गवर्नमेंट ने लगाया 10% टैक्स, वैट लगाया। कितना वैट लगाया? 10%। अब आप कितना हो गया? गेहूं पर कितना टैक्स दिए? 10 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए गेहूं को मैंने खरीदा, मैंने गेहूं से आटा बनाया, उस आटे का जो पूरा मैंने प्राइस रखा कितना? 200 रुपये। कितना रखा? 200। अब इस 200 पे 10% टैक्स नहीं लगेगा। मैंने 100 रुपया खरीदा, लेकिन मैंने इसमें 100 रुपए की वैल्यू ऐड की है ना, यानी गेहूं से क्या बनाया? आटा, तो उसमें वैल्यू ऐड किया तो हो गया 200। अब 100 से बढ़ा 100, यानी कि 200 माइनस 100, ये 100 रुपए का मैंने वैल्यू ऐड किया है। अब गवर्नमेंट इस 200 पे टैक्स ना लगा करके इस वैल्यू ऐड पे टैक्स लगाएगी। कितना? 100 रुपए। तो कितना? 100 पर 10% टैक्स कितना हुआ? 10 रुपए। अब इस आटे को मैंने किसी और को दिया, उसने आटे से बनाया ब्रेड, ब्रेड कितने का रखा? 600 रुपए का, यानी इसने इसमें 400 रुपए का वैल्यू ऐड किया। समझिए, 600 माइनस 200 कितना? 400। यानी जिसने आटे से बनाया है ब्रेड, उसने 400 रुपए का वैल्यू ऐड किया। तो अब गवर्नमेंट इस 600 रुपए पर टैक्स नहीं लगाएगी। इस जो इसने वैल्यू ऐड किया है कितने का? 400 रुपए। यानी 600 200 का था, 200 का आटा था, ब्रेड मैंने किसी और को दिया, उसने बनाया ब्रेड, ब्रेड कितने बना? 400 का।
मतलब उसने बनाया ब्रेड, तो उसने उस ब्रेड को कितने में बेचा? 600 में। तो यानी उसने 200 रुपये में लिया, 600 में बेचा। तो यानी 600 में क्यों बेचा? क्योंकि उसने आटे से बनाया ब्रेड, और आटे से जब बना ब्रेड तो वैल्यू ऐड हो गई, यानी आटा कन्वर्ट हो गया ब्रेड में, उसने कुछ उसमें वैल्यू ऐड किया है। तो अब गवर्नमेंट कहते हैं हम इस 600 पे नहीं वैट लेंगे, हम 600 पे नहीं लेंगे, हम इस 400 पे लेंगे। तो 400 पे लेगी कितना? 10%, 40 रुपए। अब उस ब्रेड वाले को मैंने किसी और को दे दिया, या उस ब्रेड वाले ने उठा करके ब्रेड किसी और को दिया, उसने जो है केक बना दिया। अब केक बनाया तो उसने 900 में बेचा, यानी उसने कितने का? 600 में लिया था और बनाया केक 900 में। तो यानी उसने 300 रुपए का वैल्यू ऐड किया। वैल्यू ऐड क्यों किया? क्योंकि ब्रेड चेंज हो गया किसमें? केक में। तो इस 900 पे टैक्स नहीं लगेगा, अब इस जो वैल्यू ऐड हुआ उसमें उस पे टैक्स लगेगा। कितना? 300। अब जरा समझो, अब वैल्यू ऐड पे टैक्स लगा, कितना लगा? 300। तो कितना परसेंट हुआ? 300 का 10%, 30 रुपया। तो अब जरा देखो ध्यान से, अंतर देखो। पहले जो टैक्स था, जो पहले टैक्स होता था, वो वैल्यू ऐड पे नहीं लग रहा था, बल्कि वो सीधे वस्तुओं के प्राइस पे लगता था। और जब वस्तुओं के प्राइस पे लग रहा था तो देखो कितना बड़ा अंतर था कि 100 रुपया पर सीधा टैक्स दिया 10%, तो 10 रुपया। 200 रुपये टैक्स दिया कितना? 20 रुपया हुआ। 600 पे दिया 60 रुपया। ये टैक्स माना, ये टैक्स मैंने कितना माना? 10%। 900 पे दिया कितना? 90 रुपये टैक्स परसेंट। और इनको जोड़ोगे तो टैक्स का तो अंतिम, यानी सरकार ने कितना टैक्स लिया? 180 रुपये। और ये 180 रुपये बर्डन कंज्यूमर पे जाएगा। तो अब सरकार ने कहा कि हम वस्तुओं पर नहीं लगा करके जो वस्तुओं में वैल्यू ऐड हुई है उस पर टैक्स लगाएंगे। यानी कितने का वैल्यू ऐड हुआ? जरा ध्यान देना। यानी कि अब 200 पे नहीं लगेगा, 600 पे नहीं लगेगा, 900 पे नहीं लगेगा। ये जो 200 से 600 हुआ है, यानी 400 रुपए का वैल्यू ऐड हुआ है, उस पे टैक्स लगेगा। तो ये जो वैल्यू ऐड टैक्स हुआ है, अब देखो जब वैल्यू ऐड पे टैक्स लगा है तो टैक्स कितना आया? 90 रुपए। और जरा वहां देखो, वहां टैक्स कितना आया था जब वस्तुओं पे लगा था? कितना आया था? 180 रुपए। फर्क हुआ ना। यहां 180 रुपए टैक्स पड़ रहा है पूरा टोटल बर्डन कंज्यूमर पे, यानी आप पर 180 रुपए टैक्स का बर्डन आएगा। और जरा यहां देखो कितना बर्डन आया, यहां आया कितना? 90 रुपए। यानी कहीं ना कहीं टैक्स का भार कम हुआ कंज्यूमर पे, क्योंकि जब वैल्यू ऐड पे लगा है तो टैक्स कम हो गया। इसीलिए जब वैट नहीं था तो लोग चिल्ला रहे थे, अरे बड़ा नुकसान होगा, सरकार का पब्लिक पे बर्डन पड़ेगा। लेकिन हम लोग वहां तक नहीं सोच सकते जहां तक सरकार सोचती है, क्योंकि वहां विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। तो जब बाद में इंप्लीमेंट हुआ तब समझ में आया कि वैट के लगने से वस्तुओं का जो टैक्स की वजह से वस्तुओं का दाम बढ़ता था वो कम हो गया, यानी कंज्यूमर पर भार कम हुआ। आप देखो ना, जब वस्तुओं पर टैक्स लगता था तो देखिए 180 रुपये टैक्स आता था बर्डन, कुल जो जोड़िए टैक्स 180 रुपये आ जाएगा। अब जब वैल्यू ऐड पे टैक्स लगा, वैल्यू ऐड, और वैल्यू ऐड मैंने बता दिया क्या होता है, तो कितना आया? 90 रुपये। अंतर है कि नहीं? तो अब 90 रुपये टैक्स जब आएगा, अब कहाँ 180 रुपये टैक्स आएगा, तो 180 से 90 हो गया, नहीं अब टैक्स का भार कम हो गया। तो वैट लाने का मकसद ये था कि ये जो वैल्यू ऐड हो रहा है, मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो जो कन्वर्जन में वैल्यू ऐड हुआ है उस पे टैक्स लगेगा। तो इसीलिए जो है इसी को वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। कि आपने अब गवर्नमेंट इस प्लास्टिक पे टैक्स नहीं लगाएगी, इस प्लास्टिक से आपने जो मार्कर बनाया है, अब उस मार्कर के प्लास्टिक से इस मार्कर के कन्वर्जन में जो आपने वैल्यू ऐड किया है उस पे टैक्स लगेगा। अब बाल्टी पे टैक्स नहीं लगेगा। आपने प्लास्टिक से जो बाल्टी बनाया है, यानी 100 रुपए की बाल्टी बनाई, 100 रुपए का प्लास्टिक खरीदा और उस प्लास्टिक से आपने बाल्टी बना के 400 में बेच दिया, तो 400 माइनस 100 यानी 300 रुपए पे टैक्स लगेगा, यानी वैल्यू ऐड पे टैक्स लगेगा। तो इसीलिए वैट लाया गया ताकि पब्लिक पर टैक्स का बर्डन कम आए और वस्तुओं के दाम कम हो, क्योंकि जब वस्तुओं के दाम कम होते तो डिमांड बढ़ जाती है। अनावश्यक पहले के जो टैक्स होते थे वैट के पहले, उनसे दाम बढ़ते थे क्योंकि टैक्स बर्डन ज्यादा था। आप देखो ना कंपैरिजन, मैंने बार बताया है, जब सीधा वस्तुओं पे लगता था तो 180 रुपए टैक्स हो गया पूरा। जब वैट लाया गया तो टैक्स कितना हो गया? कुल टैक्स 90 रुपए। तो आखिर कंज्यूमर पर बर्डन कम ना पड़ेगा, कहाँ 180 रुपए, कहाँ 90 रुपए। तो इसीलिए वैट ला करके एक तरह से देश में टैक्स सिस्टम को थोड़ा अच्छा किया गया। और उस टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा था कि कैस्केडिंग इफेक्ट जो मैंने बताया है, इससे बचना कि आप एक ही वस्तु पे बार बार टैक्स पे कर रहे हो।
अब यहां क्या है जरा देखो, यहां पर आप गेहूं पे टैक्स नहीं पे कर रहे हो, सीधा आटा, क्योंकि आटे पे, क्योंकि आपने 100 रुपए का गेहूं लिया, 200 का बना दिया आटा, तो आप खाली 100 पे टैक्स दोगे, 200 पे नहीं दोगे, क्योंकि 200 पे दोगे तो ऑलरेडी आटे पर भी दोगे। आपने आटे से बनाया ब्रेड, अब आप ब्रेड में, अब आप आटे पे टैक्स नहीं पे कर रहे हो, ब्रेड पे, क्योंकि ब्रेड कितने का बना है, आटे से बनाया ब्रेड यानी 600, तो कितना का वैल्यू ऐड किया, 400। इस 400 पे टैक्स लगेगा, 600 पे नहीं लगेगा, वरना 600 पे टैक्स लगा देंगे तो ऑलरेडी आटे पर भी टैक्स आ जाएगा और गेहूं पर भी टैक्स आ जाएगा। तो वही कैस्केडिंग इफेक्ट कि एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स ना लगे, उसी से बचने के लिए वैट लाया गया था, और यही वैट जीएसटी है, आगे जाके मैं समझाऊंगा। इसी कैस्केडिंग इफेक्ट के प्रभाव को खत्म करने के लिए ही जीएसटी भी लाया गया। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वैट को क्यों लाया गया, कैस्केडिंग इफेक्ट से बचने के लिए, ताकि एक ही वस्तु पर जो कंज्यूमर बार बार टैक्स पे करता था उससे बचा जाए और टैक्स का बर्डन कम हो जाए, वस्तु की प्राइस अनावश्यक ना बढ़े। ठीक है, इस तरह से और गवर्नमेंट का फायदा हुआ। ठीक है, अब समझो यहां दिक्कत क्या है। यहां दिक्कत यह है कि अगर आप वैट नहीं पे करोगे तो पता है, जैसे मान लीजिए केक वाला है, अब केक वाला अगर ब्रेड वाले से वैट की रसीद नहीं लेगा तो इसके पूरे प्रोडक्ट पे टैक्स लग जाएगा। तो अगर केक वाला ब्रेड वाले से अगर केक वाले ने ब्रेड खरीदा है तो ये ब्रेड वाले से वैल्यू एडेड टैक्स की रसीद लेगा कि हाँ आपने क्या वैल्यू एडेड टैक्स पे किया है। अगर ये केक वाला सरकार को इस ब्रेड वाले की वैल्यू एडेड यानी कि जो वैट नंबर है नहीं दिखाएगा कि हाँ उसने वैट पे किया है, तो सारा टैक्स का बर्डन इस केक वाले पे आ जाएगा। तो अब यहां मजबूरी हो गई है, अगर केक वाला ब्रेड वाले से केक खरीदता है तो वो कहेगा ब्रेड वाले से, भैया हमको वैट नंबर दे दो ताकि जो तुमने वैल्यू एडेड टैक्स पे किया है उसको हम दिखाकर अपना टैक्स कम करवा लें। और अगर इस केक वाले ने ब्रेड वाले से वैट नंबर नहीं लिया तो पूरा टैक्स का बर्डन केक वाले पे आ जाएगा। तो एक तरह से टैक्स की चोरी रुक गई कि अगर मुझे केक बनाने के लिए ब्रेड खरीदना है तो मैं उसी ब्रेड वाले के पास जाऊंगा जिसने वैल्यू एडेड टैक्स पे किया है। अगर मैं उसके पास गया जिसने वैल्यू एडेड टैक्स नहीं पे किया है और सीधा केक ले लिया तो सरकार हमसे पूरा टैक्स जोड़ करके ले लेगी। वरना अगर मैंने केक लिया है और मेरे पास जिससे मैंने खरीदा है ब्रेड उसकी वैट नंबर है तो मैं सरकार को दिखा दूंगा, तो जितना ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है वो हो जाएगा माइनस, मुझे उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा जितना मैंने ब्रेड से केक बनाने में मेहनत लगाई है। तो यहां दो फायदा हुआ, एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स रुक गया यानी कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, दूसरा कर की चोरी खत्म हो गई कि अगर मुझे कोई वस्तु खरीदना है तो मुझे भैया वैट नंबर चाहिए, क्योंकि अगर वैट नंबर मुझे नहीं दोगे यानी अगर तुमने वैट नहीं इसको यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए ए है और बी है, बी अगर मान लीजिए ए बेचता है ब्रेड और बी बनाता है केक, अगर बी ने ए से खरीदा है क्या ब्रेड खरीदा, क्या खरीदा ब्रेड, तो ए को देना पड़ेगा क्या वैट नंबर देना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना हमने टैक्स पे किया है। और जब ए वैट नंबर देगा तो बी उसे सरकार को दिखाएगा कि भैया देखिए इतना इस पे वैट दिया जा चुका है, तो गवर्नमेंट इस पर उतना ही टैक्स लगाएगी जितना इस पे बन रहा है। वरना अगर इसने वैट नंबर नहीं दिखाया बी ने तो इसके केक पर गवर्नमेंट पूरा टैक्स लगा के इससे वसूल लेगी। ठीक है, तो अब टैक्स की चोरी क्यों रुक गई, क्योंकि अगर मुझे केक बनाना है तो मैं उसी से ब्रेड लूंगा जिसने ऑलरेडी वैट पे किया है। अगर वैट मैंने ऐसे किसी से खरीदा जिसने वैट नहीं पे किया है तो अंत में मुझे ही पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। तो वैट को लाने से दो फायदा हुआ, टैक्स की रुक गई चोरी और क्या खत्म हो गया कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ध्यान रखना वैट के दो फायदे हुए है ना, वैट के दो फायदे हुए, पहला क्या हुआ कैस्केडिंग इफेक्ट रुक गया, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, दूसरा क्या खत्म हो गया कर की चोरी खत्म हो गई। ये सब जीएसटी में आएगा अभी, क्योंकि जो वैट समझ गया वो जीएसटी समझ जाएगा। मैंने बहुत आपको सिंपल में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये दो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया
और कर की चोरी खत्म हो गई, ये दोनों खत्म हो, कर की चोरी को खत्म हो समझा दिया, क्योंकि अगर मैंने उससे कोई वस्तु खरीदा है जिसने वैट नहीं पे किया है तो पूरा मेरे ऊपर आ जाएगा। इसीलिए और कहीं ना कहीं यही वैल्यू है जीएसटी रसीद की भी, आगे समझाऊंगा। जीएसटी नंबर भी, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से सामान ले रहे हो जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपके ऊपर टैक्स का बर्डन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वैट का सिस्टम ही जीएसटी में गया है, तो थोड़ा समझिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यही है वैट प्रणाली। मतलब वैट प्रणाली क्या है? जिसमें टैक्स प्रोडक्ट पे नहीं लगता, वैल्यू ऐड पे लगता है, और मैंने बता दिया है वैल्यू ऐड क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, उम्मीद करता हूं थोड़ा जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं वैसे देखिए आप भी समझने का प्रयास कर रहे हो। मैंने कहा ना कि नॉलेज जो है एक दिन में नहीं आता, ना जाने कितनी चीजों को आप पढ़ करके अपने दिमाग को डेवलप करते हो, तब जाके आपको सब चीजें पता होती हैं। मैंने कहा था पहले कि एक क्वेश्चन के लिए 2-2 हफ्ते तक पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं एक क्वेश्चन के चांस बनते हैं। तो इसीलिए मेहनत जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप कीजिए। मैं किसी भी पॉइंट को उठाता हूं तो उस भरसक अपनी मेहनत से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आप ही लोग के सपोर्ट से मैं लगातार इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा मेहनत कीजिएगा ताकि हर चीज़ें आप समझ जाइए, और इसी तरह लगे रहिए, क्योंकि मेहनत जितनी ज़्यादा होगी आपके भाग्य के रास्ते उतने खुलेंगे। परिस्थितियां बाहर जटिल हो सकती हैं, लेकिन आप जब मेहनत कर रहे हो तो आपका आत्मबल मजबूत होता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में सक्रियता के साथ लगे रहना ही सफलता की गारंटी है। बाहर परिस्थितियां कैसी हैं उस पर मत सोचिए, अपनी मेहनत को हर एक परिस्थिति में जारी रखिए। आपकी रूटीन में गड़बड़ी ना आए, जो आप काम कर रहे हो उसमें निरंतरता बनी रहे। क्योंकि मैंने पहले कहा चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, दुआ दवा तभी काम करती है जब आप निरंतरता बनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये सब मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने समझा दिया, वैट सिस्टम मैंने समझाया। हाँ, वैट के बारे में अब देखिए, आप ये ध्यान रखेंगे कि वैट क्या इससे पहले कब आया था। देखिए कुछ बातें समझिए। वैट जो है, भारत सरकार जब 1986 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसे कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो मैंने बताया था, जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो सरकार उस पर लगा देती है क्या? उत्पादन शुल्क, जिसे कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सबसे पहले इस वैट सिस्टम को 1986 में लागू किया गया था उत्पाद शुल्क पर। यानी ये जो वैट सिस्टम है ये एक्साइज ड्यूटी पर लगा था, तो इसका नाम पड़ गया था मोड वैट। क्या पड़ गया था? मोड वैट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो मैंने वैट सिस्टम बताया है कि वैल्यू एड पे टैक्स लेना, इस वैल्यू एड को सबसे पहले लागू किस टैक्स में किया गया था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में। यानी कि जो सिस्टम है वैल्यू एड वाला, उसको उत्पाद कर पे लागू किया गया था। कब? 1986 में। तो इसे नाम दिया गया मोड वैट। क्या नाम दिया गया? मोड वैट। आज के बाद कंफ्यूज मत होना। मोड वैट क्या है? जब एक्साइज ड्यूटी को वैल्यू एडेड मेथड से वसूला जाने लगा तो उसका नाम पड़ गया मोड वैट। और फिर 2000 और 2001 में इसी वैट सिस्टम को सेवा कर पे लागू किया गया। 2000 और 2001 में इसी वैट सिस्टम को जब सेवा कर पे लागू किया गया तो इसका नाम क्या हो गया? तो इसे कहा गया सिनवैट। क्या? सिनवैट। मैं बता दूं, 90% बच्चे इस बात में कंफ्यूज होंगे कि मोड वैट क्या है, सिनवैट क्या है और जीएसटी क्या है। ये एक स्टेप है, पहले मोड वैट, फिर सिनवैट, फिर वैट, फिर जीएसटी। मोड वैट, सिनवैट, फिर वैट, फिर जीएसटी। तो यानी वैट सिस्टम को 1986 में ही लागू कर दिया गया था एक्साइज ड्यूटी। यानी जो उस समय 1986 में उत्पाद शुल्क वसूला गया, एक्साइज ड्यूटी वसूली गई, वो वैट सिस्टम से वसूली गई, इसलिए नाम पड़ गया मोड वैट। फिर जब देखा गया इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा हुआ तो उन्होंने इस वैट सिस्टम को लगा दिया किसमें? सेवा कर पे, यानी सर्विस टैक्स। यानी सर्विस टैक्स में भी वैट सिस्टम लगा दिया। तो जब सर्विस टैक्स में वैट सिस्टम लगा दिया तो इसे नाम दिया गया क्या? सिनवैट। क्या नाम दिया गया? सिनवैट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब जब इस राज्यों ने, यानी जब राज्यों ने इस वैट सिस्टम को सेल्स टैक्स में लगा दिया,
जब राज्यों ने इस वैट सिस्टम को बिक्री कर, याद की मैंने पढ़ाया था, जब आप किसी वस्तु को बेचने जाते हो तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे बिक्री कर कहते हैं। याद करो, जब आप वस्तु बनाते हो, जैसे मैंने ये बनाया तो इस पर लगेगा उत्पाद शुल्क, सब पढ़ा चुका हूँ। और जब आप इसे मार्केट में बेचने गए तो लग गया क्या लग गया? बिक्री कर। तो फिर राज्यों ने क्या किया? केंद्र सरकार ने सेवा कर को वसूला वैट से, उत्पाद शुल्क को वसूला वैट सिस्टम से, फिर राज्यों ने क्या किया? बिक्री कर को भी वैट सिस्टम से वसूलना शुरू कर दिया। यानी बिक्री कर को भी वैट सिस्टम से वसूलना शुरू कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? वैट। क्या नाम हो गया? वैट। अब देखो, यानी समझिए सिस्टम कैसे हुआ। पहले आया मोड वैट, फिर क्या आया? सिन वैट, फिर क्या आया? वैट। और अब यही वैट किस में कन्वर्ट हो गया? जीएसटी में। ये पूरा आपका सिस्टम है जो भारत में टैक्स सिस्टम चल रहा है। यानी कि जब हमने वैट को किस पे लागू किया? किस पे? उत्पाद शुल्क पे, यानी कि एक्साइज ड्यूटी पे, तो उसका नाम पड़ गया मोड वैट 1986 में। फिर हमने जब वैट सिस्टम लागू किया किस पे? सेवा कर पर, तो उसका नाम पड़ गया सिन वैट। क्या नाम पड़ गया? सिन वैट। और जब इस वैट को राज्यों ने सेल्स टैक्स में लागू कर दिया, यानी जब उन्होंने वैट सिस्टम को सेल्स टैक्स पे लागू किया तो उसे कहा गया वैट। ठीक है, तो एक्चुअल में ये मोड वैट, सिन वैट ही वैट में कन्वर्ट हुआ है। और फिर वैट के बाद हम कहां चले गए? जीएसटी पर। कहां चले गए? जीएसटी पर। तो भाइयों ध्यान रखना, अब आप इस लेक्चर के अंत में चल रहे हो, सारी बातें समझा दी हैं। वैट क्या है, वैट सिस्टम क्या है, मोड वैट क्या था, सिन वैट क्या था, वैट क्या है। हाँ, लेकिन ये आप सिस्टम याद रखना कि मोड वैट, सिन वैट, वैट, फिर जीएसटी। और मैंने बता दिया ये कुछ नहीं है। जब उत्पाद शुल्क को वैट सिस्टम से वसूल हो गया तो उसे मोड वैट नाम दिया गया, मोड वैट। जब सेवा कर पे वैट सिस्टम लगा दिया, वैट सिस्टम क्या? वही वैल्यू एडेड, कि अब जो है वैल्यू पे टैक्स लगेगा, ना कि प्रोडक्ट पे। तो जब सेवा कर पे लगा वैट सिस्टम तो उसे कहा गया सिन वैट, यानी सर्विस टैक्स पे लगा। जब राज्यों ने बिक्री कर पे लगाया वही 2005 में, तो क्या लग गया? यानी जब बिक्री कर को भी वैट सिस्टम से वसूला जाने लगा तो उसे कहा गया सेल्स टैक्स। ठीक है, अब ये सब जीएसटी में आ गया, यानी सब कुछ खत्म हो गया, किस में चला गया है? जीएसटी में। तो अभी हम अगले क्लास में जो है आपको हम बताएंगे कि वास्तव में जीएसटी अब है, क्योंकि अगर आप वैट सिस्टम समझ गए तो वैट के बाद जीएसटी आएगा। ठीक है, थोड़ी सी बातें और समझ लेते हैं। चलिए, ये सब तो मैं बता चुका हूँ, गूगल टैक्स सब पढ़ा चुका हूँ आपको। हाँ, अब चलिए कुछ बातें और समझते हैं। हाँ, थोड़ा सेवा कर जान लीजिए। आपको पता है सेवाएं क्या होती हैं, है ना? सेवा क्षेत्र में क्या आता है? होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सब सेवा क्षेत्र होते हैं, जिसे हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। सेवा में क्या आएगा? प्रशासन, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, सब सेवा में आता है। तो देखिए सेवा कर, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, सेवा कर कब लगा? चलैया समिति के सिफारिश पर 1994-95 में सेवा करों को लाया गया था। ठीक है, तो सेवा कर को 1994-95 में कौन से समिति के लाए सिफारिश? किस पे? चलैया समिति के। और सेवा कर को भूतपूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लागू किया गया था। ध्यान रखिए, इस सेवा कर को जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री और बहुत बड़े आर्थिक मामलों के जानकार जो कि वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने ही सेवा कर को भारत में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सेवा कर को लाने की बात किसने की थी? चलैया समिति ने किया था। इसको लागू कौन करवाए थे भारत में? मनमोहन सिंह जी, श्री जो थे आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस सेवा कर को क्या किया था? लागू करवाया था। चलिए, अब मैंने इतनी बता दी। ठीक है, अब बाकी मैंने इस वैट प्रणाली को सबसे पहले केंद्रीय सब बता दिया कि इस वैट प्रणाली को सबसे पहले कहां लागू किया था? केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 1986 में, तो इसे मोड वैट कहा गया। जब 2001 में इसे, तो ये सब मैंने बता दिया है। तो आज हमने समझा वैट क्या है, ये मोड वैट क्या है, सिन वैट क्या है, वैट क्या है, वैट सिस्टम क्या है। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत होगी तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड है। तो आपको इसमें बस फायदा, क्योंकि आप इतना लंबा सफर तय कराएं। सोचिए
ये 7वां लेक्चर है इकोनॉमिक्स का और मैं बड़े आराम से लेके चल रहा हूँ। मैं पूरा टैक्सेशन सिस्टम खत्म करने वाला हूँ और अगला जो लेक्चर होगा वो जीएसटी होगा जो कि खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो सारे टैक्स मैंने पढ़ा दिए और अब रही बात आपकी कि आप इसको कितनी मेहनत से पढ़ रहे हो। अवॉइड मत कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा और नोट करते चलिएगा। मैं यहीं पर हूँ, आप क्लास में आके मुझसे मिल सकते हैं। जो हमारे बाहरी विद्यार्थी हैं वो इसको कई बार देखेंगे। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ तो मैं सबका जवाब देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। फिर मिलते हैं एक बेहतर लेक्चर में। धन्यवाद और अपनी मेहनत को इसी तरह बनाए रखिएगा। बोर नहीं होना है, निरंतरता के साथ लगे रहना है ताकि आपका जो क्रम है वो टूटे नहीं। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मैं लगातार जो मैंने कहा वो मैं लगातार कर रहा हूँ। बस आप देखिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।